हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमंग द 5 फ्रेंड्स विनीत इज टॉलर देन मोनिका बट नॉट एज टॉल एज राम। जैकब इज टॉलर देन दलीप but shorter than Monica. Who is the tallest in their group? तो सबसे लंबा कौन है उनके ग्रुप में। 5 फ्रेंड्स है तो उनमें सबसे लंबा कौन है ये बताना है। कुछ डेटा दिया गया है जैसे कि विनीत जो है वो मोनिका से लंबा है। मोनिका से लंबा है विनीत, लेकिन राम से लंबा नहीं है, तो राम इनमें लंबा है। जैकब इज टोलर देन दलीप, फिर जैकब है वो टोलर है किससे, दलीप से। दलीप से ज़्यादा टोलर है, लेकिन मोनिका से छोटा है, तो ये मोनिका से छोटा है। तो ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई है अभी। तो इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा राम है, और वही बताना है कि टोलेस्ट कौन था। तो राम सबसे लंबा है इन 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें बताना है, इन ए क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स अंशुमन्स रैंक इज 16th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। यानी कि 43 टोटल बच्चे हैं, उनमें अंशुमन की नीचे से जो रैंक है बॉटम से वो 16th है। तो हमें बतानी है कि टॉप से उसकी क्या रैंक होगी। तो इसको करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो टोटल स्टूडेंट्स है या फिर टोटल रैंक्स बोल लो, इस वो इक्वल होता है किसके, बॉटम से जो रैंक है प्लस ऊपर से जो रैंक है -1। तो ये जो है टोटल स्टूडेंट्स इस तरीके से निकलते हैं। तो हमें बतानी है कि उसकी रैंक ऊपर से टॉप से कितनी है, यानी टॉप से रैंक की बतानी है। बॉटम की हमें पता है, तो डाटा पुट कर देंगे। टोटल स्टूडेंट 43 है, बॉटम से रैंक 16th है, टॉप से हमें बतानी है टॉप से कितनी रैंक है, T फॉर टॉप -1। तो 43 - 16 + 1 इक्वल्स टू टॉप से रैंक आ जाएगी। 43 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 27 + 1 यानी हो गया 28। तो 28 जो है रैंक टॉप से उसकी है, किसकी, अंशुमन की। 28 इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट। ये कुछ फ्रैक्शंस दी गई है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो फ्रैक्शन है इन सब में डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है। तो हम इसको कर सकते हैं, अगर हम इन सब का डिनोमिनेटर अगर सेम कर दे तो वो हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन आपके न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला टर्म और न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला टर्म। तो 80 यहाँ पर हाईएस्ट है, तो इन सबको 80 बना देते हैं इनके जो डिनोमिनेटर है। 5/8 को 80 बनाने के लिए उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 10 8 × 10, तो ये 15/80 हो जाएगा। 29/40 को यहाँ पर 80 बनाने के लिए डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा आपका कितना कितना बन जाएगा, 58/80। 11/16 को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। तो ये बन जाएगा आपका 55/80। ये आपका बन ही चुका है 50/80, और ये है ही 65/80। अब सबका डिनोमिनेटर जो है सेम हो चुका है, ठीक है, ये इसका है। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वही आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन मानी जाएगी। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर हम देख पा रहे होंगे किसका है, 50/80। यहाँ पर 55 है, इसका 65 है, इसका 58 है। तो सी ऑप्शन यानी कि 5/8 यही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को सेम कर कर न्यूमरेटर चेक कर सकते हो किसका सबसे छोटा है, तो वही फ्रैक्शन सबसे छोटी मानी जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समीर वॉक्स सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड्स बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 40 मिनट्स। तो एक सर्टेन डिस्टेंस वो तय करता है, कुछ डिस्टेंस वो चलकर तय करता है और कुछ में वो राइड करता है, साइकिल पे, बाइसाइकिल पे, जिस पे भी, मोटरसाइकिल पे। तो राइड करता है, तो दोनों को मिला के वो 40 मिनट लगाता है आने जाने में। ही कुड वॉक बोथ वेज इन 60 मिनट्स। अगर वो वॉक करे खाली
तो वो 60 मिनट लगाएगा आने जाने में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू राइड बोथ वेज, तो उसे कितना समय लगेगा अगर वो दोनों तरफ से आने जाने में जो है खाली राइड करे, यानी कि बाइसिकल या मोटरसाइकिल से पर बैठकर जाए, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमने देखा भी जब वो पहले जा रहा था वॉकिंग प्लस राइडिंग से तो उसे 40 मिनट लग रहे थे, लेकिन जब वो खाली वॉकिंग कर रहा था दोनों साइड से तो उसे 60 मिनट लग रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम इसको वॉकिंग प्लस वॉकिंग करते तो 60, तो वॉकिंग आ जाएगा आपका 30। अब इस 30 को पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दे तो यहाँ पर राइडिंग का जो टाइम निकल कर आएगा वो 40 - 30 यानी कि 10 मिनट से निकल कर आएगा। अब दोनों साइड से वो राइड करेगा आने में भी और जाने में भी, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 मिनट्स यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल डज नॉट इंक्रीज। यानी कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 25% से बढ़ गया है, तो उसको अपना कंजम्पशन किस परसेंटेज से कम करना चाहिए कि जो उसका खर्चा है वो उतना ही रहे, वो इंक्रीज ना हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेसिकली कंजम्पशन बताना है ना, तो कंजम्पशन बताने के लिए जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, मान लो कि 100 रुपये था पहले पेट्रोल, उसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि 125 हो गया है। एक्सपेंडिचर भी सेम रखना है हमें, उसने बोला कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, वो सेम ही रखना है। तो मान लो कि पहले 100 ही एक्सपेंडिचर था, 100 ही जो है उसका प्राइस था पेट्रोल का, तो एक्सपेंडिचर सेम रहा है, वो बढ़ा नहीं है, तो हमने 100 ही मान लिया है, हमने माना है, लेट किया है। तो यहाँ पर अब 125 हो गया है, क्या जो बढ़ा हुआ प्राइस है पेट्रोल का वो 125 है क्योंकि 100 हमने माना था। तो परसेंटेज बतानी है तो इंटू 100 करेंगे, 125 - 100 हो जाएगा आपका 25 अपॉन 125 है ही इंटू 100। 25 5 जब 125, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में जाएगा। तो 20% हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तब जाकर जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट है पेट्रोल पर उसे जो है हम काबू कर पाएंगे, और जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रह पाएगा। तो हमें कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, तब जाकर हम उस महंगाई से काबू कर पाएंगे, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो सी जो है 20%, ये हमारा आंसर है, इतना हमें रिड्यूस करना पड़ेगा हमारा कंजम्पशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन इनकर्स 10% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1800 रुपए। एक आदमी को जो है 1800 रुपए की जब वो घड़ी बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है, 10% की हानि होती है। तो कहने का मतलब जो 1800 रुपए है, हम इसको कह सकते हैं कि 90% की वैल्यू है। अगर कोई सामान 100% था, हमें 10% की हानि पे हमने बेचा, तो वो 90% की वैल्यू है बेसिकली, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का मतलब है 100%। तो हमसे पूछा है एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि हमें 110% उस वॉच की कीमत रखने के लिए कितने पर हम उसे बेचे, वो सेलिंग प्राइस हमें बताना है। तो सीपी 100% होता है और ये हमें 90% की वैल्यू दी गई है, तो यहां से निकल जाएगा क्या, सीपी निकल जाएगा, अगर इसे इंटू कर दे 100 से, या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो सीपी निकाले क्यों, डायरेक्टली जो सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं 100 की जगह 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एसपी निकाल देते हैं डायरेक्ट 1800 अपॉन 90 इंटू 110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो यानी कि 100% की चीज अब 110% हो जाएगी, तभी तो 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको काटेंगे 9 × 2 = 18 20, तो ये कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2200। तो सेलिंग प्राइस यहां पर आएगा आपका बी, यानी कि 2200। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। 7th क्वेश्चन की अगर बात करें, इन द लेटर सीरीज BHRF व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर। तो BHRF के बाद कौन सा अगला लेटर आएगा, ये लेटर सीरीज हमें पूछी गई है। तो B के बाद हम देखें अगर H, तो B होता है 2nd पोजीशन पे, H होता है आपका 8th पोजीशन पे, R होता है 18th पोजीशन पे, और F आपका होता है कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे होता है। तो यहां पर इनके बीच का गैप देख लेते हैं हम कितना कितना है। 2 से 8 यानी कि 6 का गैप है, 8 से 18 यानी कि 10 का गैप है,
18 से 6 यानी कि अल्फ़ाबेट 26 तक होता है, 18 से 26 यानी कि 8 और 8 और 6 14, तो यहाँ पर 14 का गैप आया है। तो अगला जो गैप होगा वो 18 का गैप होगा, तो 6 में अगर 18 जोड़े तो 24 आता है। और 24th नंबर पे कौन सा लेटर होता है अल्फ़ाबेट्स में, वो होता है एक्स, एक्स वाई जेड। तो वाई आता है 25वें पे, जेड आता है 26वें पे, तो 24वें नंबर पे आता है एक्स। तो डी आपका आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8th क्वेश्चन की अगर बात करें तो लेटर सीरीज दी गई है ए बी डी सी आई डी पी। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज में, ये पूछा है। तो ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, तो डी के बाद ऑब्वियसली ई आएगा, तो पहला तो ई होगा। और यहाँ पे ए के बाद डी आया, डी के बाद आई आया, आई के बाद पी आया। तो यहाँ पर कितने का गैप दिख रहा है आपको, ए बी सी 2 का गैप दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 2 का गैप दिख रहा है। यहाँ से डी से आई गया, ये 4th नंबर है, ये 9th नंबर पर होता है, 4 और 5 9, बी सी 2 छोड़े, चौथे नंबर पे आई जे। ठीक है, यहाँ पर कितना का गैप है, 5 का गैप है। आई से पी पर गया, पी आता है आपका 16th नंबर पे, और 9 और 7 16, यहाँ पर कितना का गैप है, 7 का गैप है। 9 और 7 16, यहाँ पर 7 का गैप है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो तीन का गैप था यहाँ पे पहले वाले में, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन होती है ना एक ही, तो यहाँ पर 3 का गैप है। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 5 9, और 9 और 7 16, 3 5 7, उसके बाद 9 आएगा बेसिकली। तो 9 आएगा तो यहाँ पर पी में 9 ऐड हो जाएगा, यानी 16 में 9 ऐड हो जाएंगे। तो 16 में 9 ऐड हो गए तो 25 आएगा। और 25वें नंबर पे कौन सी पोजीशन होती है, वाई की पोजीशन होती है, तो ई वाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है ई वाई। ये आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स, द सन ऑफ पी इज ब्रदर ऑफ एस, क्यू इज रिलेटेड टू आर एज। इसमें बोला गया है कि पी और क्यू भाई है। पी और क्यू क्या है, भाई है भाई, पी और क्यू भाई है। ठीक है, आर और एस जो है सिस्टर्स है। ठीक है, द सन ऑफ पी इज ब्रदर ऑफ एस, जो इसका बेटा है पी का, वो किसका, एस का भाई है। तो यानी कि इसका जो बेटा होगा वो इसका भाई होगा इन दोनों का, तो ये दोनों आपस में बहन है। तो ये तीनों ही जो बच्चे हैं वो पी के हैं, और क्यू उसका भाई है। तो क्यू कैसे रिलेटेड है आर से, तो आर उसका भाई चाचा लगा, क्योंकि वो उसका भाई है, चाचा ताऊ जो भी लगा, तो इंग्लिश में तो उसको अंकल ही बोलता है। तो ये पूछा गया है कि क्यू कैसे रिलेटेड है आर से, तो जो क्यू है वो अंकल लगा, चाचा मामा ताऊ जो भी है, तो सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 9th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन बोलता है, राम सेड टू श्याम दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉल इज द यंगर ऑफ द 2 daughters ऑफ माई फादर्स वाइफ। राम कह रहा है शाम को कि जो वो लड़की देख रहे हो ना तुम, जो खेल रही है अपनी डॉल के साथ, वो 2 डॉटर्स जो है मेरे पापा की वाइफ की, यानी कि उसकी मम्मी की जो 2 डॉटर है, यानी कि उसकी जो बहन है उसमें से छोटी वाली है। ठीक है, तो यानी कि वो अपनी बहन की ही बात कर रहा है, इस तरीके से बोल रहा है कि वो जो है वो जो लड़की है वो मेरे पापा की वाइफ की जो 2 डॉटर है उनमें से छोटे वाली है, तो उसकी सिस्टर लगी वो लड़की। ये पूछा गया है, हाउ इज द गर्ल प्लेइंग विद द डॉल रिलेटेड टू राम, तो राम से कैसे संबंधित है, वो उसकी सिस्टर लगी राम की जो लड़की है, और उसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है शाम को राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इफ फेस इज कोडेड एज HCEG, तो इसका कोड दे रखा है, तो हमसे पूछा है HIGH, हाई का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर F की जो है कोड है H, FGH, यानी कि एक लेटर छोड़ा है इन्होंने, ABC यहाँ पर भी एक लेटर छोड़ा है, CDE यहाँ पर भी एक लेटर छोड़ा है, EFG यहाँ पर भी एक लेटर छोड़ा है। तो यहाँ पर भी ऐसे करेगा, HIJ, तो यहाँ पर एक लेटर छोड़ के J आएगा, IJK, तो ये आएगा K, और ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है D में। हम दूसरे भी चेक कर लेना इसके आगे के, GHI, I आएगा, HIJ, फिर J आएगा, तो D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक एक छोड़ के यहाँ पर इस तरीके से कोड बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो गया। 12th क्वेश्चन की अगर बात करें, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज टूर इज रिटन एज 4156, स्क्रू इज रिटन एज 73698, टीयर इज रिटन एज 4926। तो हमें जो स्वेटर है उसका कोड बताना है।
तो बेसिकली यहाँ पर टी की वैल्यू है 4, इसमें भी है, इसमें भी है, एस की वैल्यू है 7। तो यहाँ से उनकी वैल्यू निकाल करके इससे जो है क्या कोड बनेगा, स्वेटर का क्या कोड बनेगा वो निकाल लेंगे हम। तो एस की वैल्यू जैसे कि यहाँ पर दी गई है 7, तो यहाँ पर 7 आएगा पहले तो। फिर डब्ल्यू का क्या कोड होगा, यहाँ पर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का कोड यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। अब ई का कोड क्या है, यहाँ पर ई दे रखा है, यहाँ पर भी ई दे रखा है, तो दोनों जगह 9 है तो यहाँ पर 9 आएगा। ए का कोड क्या है, यहाँ पर ये रहा ए, तो ए यहाँ पर 2 है तो ये 2 आएगा यहाँ पर। फिर टी की वैल्यू है 4, उसके बाद ई की वैल्यू दोबारा यहाँ पर क्या है 9 है। आर की वैल्यू क्या दी गई है, आर की वैल्यू है ये 6 है। तो 7 8 9 2 4 9 6, 7 8 9 2 4 9 6, डी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट है। तो डी ऑप्शन से यहाँ पर कोड सही मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है कुछ 12 क्वेश्चंस थे जो हमने करे आज मैथमेटिकल रीजनिंग की, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपकी कुछ हेल्प भी हुई होगी, देखा होगा आपने कैसे सोल्व करते हैं इनको। अगर कुछ फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और भी कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊं, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है यूजीसी नेट की वो भी बताना। अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारे वहाँ पर अपडेट्स आती रहती है नई नई। और अगर किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए, अगर आप यूजीसी नेट फिलॉसफी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमए बीए में हैं और कुछ हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम के थ्रू वो ले सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत होती है इन वीडियो को बनाने में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।